मैं डॉक्टर मंजू कंछल, सह आचार्य मीरा कन्या महाविद्यालय। आज हम बीए थर्ड ईयर की समस्त छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज हम औद्योगिक क्रांति के संबंध में बात करेंगे और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई, किसी यूरोप के अन्य देश से प्रारंभ क्यों नहीं हुई, और इसके पूर्व में हमने औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या था, उसका क्या काल क्या था और यूरोप की उस काल में क्या स्थिति पाई जाती थी, इसके संबंध में अध्ययन किया था। और आज हम इंग्लैंड से ही इस क्रांति का सूत्रपात किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ और क्या कारण थे, इसके संबंध में बात करेंगे। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई, यूरोप में जबकि विभिन्न देश पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फ्रांस, इटली, जर्मनी, अन्य छोटे छोटे देश, लेकिन उनमें ये क्रांति प्रारंभ नहीं हुई। इसके संबंध में यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ होने से पहले कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है और कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, और उसमें प्रमुख रूप से किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने से पहले 5 तत्वों का होना आवश्यक है। और वो 5 तत्व क्या हैं? पहला तत्व है, उस देश में प्राकृतिक साधन होने चाहिए और प्राकृतिक साधनों के साथ साथ मशीनों के निर्माण के लिए, कारखाने प्रारंभ करने के लिए पूंजी और कुशलता होनी चाहिए। तीसरा प्रमुख तत्व है कि उस उत्पादित माल को बेचने के लिए बाजार होने चाहिए। चौथा आपका प्रमुख तत्व है कि वहाँ पर औद्योगिक प्रभुत्व होना चाहिए और उस देश में राजनीतिक शांति होनी चाहिए और समाज में आपसी सहयोग होना चाहिए। जिस देश में ये पांचों तत्व उपलब्ध हैं उसमें औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो सकती है। और सौभाग्य से यदि हम देखें तो इंग्लैंड में ये पांचों तत्व पाए जाते थे। क्यों पाए जाते थे? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो व्यापारिक दृष्टिकोण रखते थे और वहाँ पर नए नए आविष्कार में वैज्ञानिकों की रुचि थी और समृद्धि वहाँ पहले से ही मौजूद थी, और इसी कारण प्रमुख रूप से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। अब हम लेंगे विस्तृत रूप से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण, और उसमें सबसे पहला जो कारण माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा वह है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से यदि हम देखें तो इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ये समुद्र उसे शेष संसार से यानी पूरे विश्व से उसे अलग भी करते हैं और उसके संपर्क में भी रखते हैं। तो ये जो वहाँ का भूगोल था वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण बाहरी जो आक्रमण है उसकी आशंका बहुत कम रह जाती है। इसके अतिरिक्त जो विश्व के व्यापारिक मार्ग हैं उन पर स्थित होने के कारण विदेशी व्यापार में इसे इस भौगोलिक स्थिति के कारण सफलता प्राप्त हुई। जलवायु की दृष्टि से यदि हम देखें तो इंग्लैंड का जलवायु समशीतोष्ण है, यानी न तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है न सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और चूँकि समुद्र चारों तरफ है इसलिए वहाँ का जलवायु इस प्रकार का पाया जाता है। और वहाँ का जो वातावरण है
वो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। और वही वातावरण यहाँ के लोगों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वहाँ के बुद्धि का जो विकास है वो भी अत्यधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ की जो ये चारों तरफ से भौगोलिक परिस्थितियों का हम अध्ययन करते हैं, तो ये इस औद्योगिक क्रांति के लिए अत्यंत ही अनुकूल थी। इसी कारण यहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण पाया जाता है विशाल सामुद्रिक शक्ति। और यहाँ की सामुद्रिक शक्ति की बात करें हम, तो इंग्लैंड का समुद्र तट जो है वो कुल मिलाकर 7,000 मील लंबा पाया जाता है। और यह जो समुद्र तट है या समुद्र है वो कई स्थानों पर कटा फटा है। और उससे क्या होता है कि जब समुद्र कटा फटा हो और बीच में जमीन का भी टुकड़ा हो तो वह खाड़ियाँ बनाता है, और खाड़ियों के साथ साथ उत्तम बंदरगाह भी देश को प्रदान करता है। और इसी कारण वहाँ कई अच्छे अच्छे बंदरगाह का निर्माण हुआ। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लें तो कहा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम जो गर्म सामुद्रिक धारा है वह इंग्लैंड के पूर्वी किनारे पर स्थित पाई जाती है। और इसी गर्म सामुद्रिक धारा के कारण यहाँ का जो व्यापार है हमेशा खुला रहता है, और वह जो जहाज है व्यापारिक जो जहाज है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर पाते हैं। और ये जो पूर्वी किनारा हमेशा खुला रहता है उसके कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से व्यापारिक प्रगति हो पाई और औद्योगिक क्रांति हो पाई। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जो कि प्रमुख तत्वों में शामिल है वह है कि प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता उस देश में होनी चाहिए। किसी भी औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ करने के लिए उस देश को मशीनों का निर्माण करने के लिए और मशीनों को संचालित करने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और उसमें प्रमुख रूप से मशीनों का निर्माण करने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। बनने के बाद मशीनें बनने के बाद उसको चलाने के लिए कोयला या जल शक्ति होना आवश्यक है, जिससे कि भाप से इंजन को चलाया जा सके। तो ये जो प्राकृतिक साधन है वो प्राकृतिक साधन इंग्लैंड में बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, या हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड पर प्रकृति की बहुत मेहरबानी थी। और दूसरी बात ये थी कि जो लोहा और कोयला है वो आसपास की खानों में ही पाए जाते थे, और पास पास मिलने के कारण वहीं पर लोहे और इस्पात उद्योग का विकास इंग्लैंड में हो पाया। और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें कारखानों के लिए बनाई गई और उससे माल उत्पादित किया गया और उसको कोयलों से चलाया गया। और बाद में वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद जल शक्ति से उसको चालू रखा गया। तो ये जो प्राकृतिक साधन वहाँ थे उसके कारण भी औद्योगिक क्रांति यहाँ पर सर्वप्रथम हुई। इसके अलावा एक और जो विशेष बात हमें ध्यान रखनी चाहिए वह है कि आपके देश में माल अत्यधिक मात्रा में उत्पादित हो गया, लेकिन उसको बेचने के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। कुछ माल आंतरिक व्यापार से आपके देश में बेचा जा सकता है, लेकिन उत्पादन अगर आपके देश में ज़्यादा है तो उसके लिए बाहर आपको बाजार ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय का काल उस काल को यदि हम देखें
तो इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति अजय होने के कारण सबसे अधिक विश्व में जो उपनिवेश थे वो इंग्लैंड में पाए जाते थे। एग्जाम्पल के रूप में हम भारत को ले सकते हैं। भारत उस समय इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसके उपनिवेश पाए जाते थे। तो वहाँ से इंग्लैंड के द्वारा उपनिवेशों की उपलब्धता होने के कारण कच्चे माल की पूर्ति उसको हो जाती थी। यानी कि किसी भी प्रकार का उत्पादन करने के लिए, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे यह अन्य प्रकार का उत्पादन करने के लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी। तो इंग्लैंड के द्वारा उपनिवेशों से कच्चा माल अपने यहाँ मंगवाया जाता था, और जब मशीनों के माध्यम से वो माल तैयार हो जाता था तो उसको बेचने के लिए उपनिवेशों में ले जाकर उस माल को बेचा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसको कभी भी बाजार उपलब्ध नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ, और न ही कच्चा माल लेने में उसे कभी परेशानी आई। तो उपनिवेशों की उपलब्धता के कारण भी इंग्लैंड में ये क्रांति सर्वप्रथम हो पाई। और वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने, प्राकृतिक परिस्थितियों ने औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा एक और जो प्रमुख कारण था इसको प्रारंभ करने के लिए, वह था इंग्लैंड में आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण क्रांति से पहले ही हो चुका था। यानी औद्योगिक विकास के लिए जो वातावरण चाहिए, आवश्यक पृष्ठभूमि चाहिए, उसका निर्माण इंग्लैंड में पहले ही हो चुका था। यहाँ पर लोहा, ऊन और जहाज निर्माण उद्योग विकसित पाए जाते थे, क्योंकि अगर आपका तैयार माल है तो जहाज़ों के माध्यम से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरे देशों में भेजा जाता था, और विदेशी व्यापार से इस दृष्टि से अधिक मुनाफा कमाया जाता था। और उस मुनाफे के साथ ही वहाँ पर कई पूंजीवादी जो कंपनियां थी और बैंकिंग जो व्यवसाय था वो विकसित हो चुका था, और इसी कारण यहाँ पर नए आविष्कारों के प्रति वैज्ञानिकों में रुचि रही, जो कि उस समय अपने विज्ञान से यंत्रों और मशीनों के प्रयोग और नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करते रहे। तो जो ये आवश्यक पृष्ठभूमि औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ करने के लिए मिली, इसलिए भी यह क्रांति संभव हो पाई। इसके अतिरिक्त एक सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व पाया जाता है किसी भी औद्योगिक विकास के लिए, वह है अत्यधिक पूंजी का होना। और हम देखते हैं कि इंग्लैंड में 16वीं सदी से ही इंग्लैंड के जो लोग थे वो सामुद्रिक लूटपाट करते थे, दास व्यापार और विदेशी व्यापार से काफ़ी धनी हो गए थे, और इन बड़े बड़े कारखानों में धन लगाने के लिए उनके पास पूंजी या धन प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। और इसके साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था ने पूंजी को एकत्रित करने, विनियोग करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, और फिर वैज्ञानिक आविष्कारों ने इसे सफल बनाने में भूमिका अदा की, और इस प्रकार से इंग्लैंड के विदेशी व्यापार का जो क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत हो गया, और विदेशों में इसके तैयार माल के बहुत ग्राहक बन गए, और कच्चा माल देने के लिए उपनिवेश इसको उपलब्ध हो गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूंजी की अधिकता के कारण यह क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ होने में संभव हो पाई। इसके अलावा यहाँ पर जो शक्ति थी, व्यापारिक जो शक्ति थी, उसके कारण यहाँ बंदरगाहों के पास सड़कों का निर्माण किया गया और नहरों का निर्माण किया गया,
जल यातायात विकास किया गया, जिससे कि आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई और जो श्रमिक थे वो श्रमिक भी एक स्थान से दूसरे स्थानों तक, यानी समुद्र से कारखानों तक निर्मित माल को पहुंचाने में सहयोग उन्होंने प्रदान किया और उनको सुविधा प्राप्त हुई। तो ये जो परिस्थितियां बनी और पूंजी की जो प्रचुरता रही, इसके कारण इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्रांति प्रारंभ हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके पास पूंजी भी है, वातावरण भी है, उपनिवेश भी है, प्राकृतिक साधन भी हैं, लेकिन अगर आपको कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की कमी है तो कभी भी यह औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक विकास संभव नहीं हो सकता। इंग्लैंड में वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो उस काल में श्रमिकों की कमी पाई जाती थी, लेकिन मैं लेकिन शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि लेकिन कुशल एवं योग्य श्रमिकों ने इस कमी को पूरा करने में बहुत सहयोग प्रदान किया। और उस समय यदि हम यूरोप की परिस्थितियों को देखें तो संपूर्ण यूरोप में, अधिकांश यूरोप में आंतरिक शांति का अभाव पाया जाता था और इसी कारण जो आंतरिक शांति वहाँ पर नहीं थी, तो ये कहा जाता है कि बहुत से कुशल और अनुभवी जो श्रमिक थे वो भागकर इंग्लैंड आ गए थे। और जब वो इंग्लैंड आ गए तो इससे इंग्लैंड वासियों को या इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। किस प्रकार से फ़ायदा हुआ कि उनमें काम करने की, व्यापारिक देख रेख की दक्षता पाई जाती थी और कई ऐसे व्यापारिक संगठन थे जो कि बड़े पैमाने पर उनमें उत्पादन की कुशलता पाई जाती थी, जो कि पूरे विश्व के साथ व्यापारिक संपर्क करने में समर्थ पाए जाते थे। और इसी कारण से जो ये अनुभवी और कुशल इनको कारीगर और श्रमिक प्राप्त हुए, उन्होंने औद्योगिक क्रांति का मार्ग इंग्लैंड में प्रशस्त किया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण पाया जाता था। इसके अलावा अब ये जो महत्वपूर्ण तत्व थे, उसके अलावा इंग्लैंड में व्यक्तिगत रूप से सभी को आर्थिक स्वतंत्रता सरकार की तरफ से प्राप्त थी। अब आर्थिक स्वतंत्रता से हमारा क्या तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, धंधा कर सकता है, उद्योग कर सकता है, सरकार की तरफ से कोई बंधन उस पर नहीं लगाया जाता था। और कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में एक बार इंग्लैंड में भयंकर महामारी फैली और उसके कारण इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की संख्या बहुत कम हो गई। तो ऐसे समय में भूमिपतियों ने, यानी किसानों के साथ उदारता का व्यवहार किया और उस समय जो ऐसी परिस्थितियां बनी, उस परिस्थितियों का लाभ उठाकर किसानों ने गांव छोड़ दिए और वो मजदूरी के तलाश में शहरों की तरफ चले गए और शहर पहुंचकर इन्होंने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। अब उससे जो ये कारखाना मालिक थे उनको क्या लाभ हुआ? इससे कारखानों के मालिक को ये लाभ हुआ कि उनको आसानी से मजदूर अधिक संख्या में मिले और उन मजदूरों को, किसानों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार वो काम धंधा वहाँ पर प्राप्त हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ की पुरानी गिल्ड पद्धति थी, वह गिल्ड पद्धति कमज़ोर पड़ी और उसके कारण स्वतंत्र उद्योग वहाँ पर स्थापित हुए। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इंग्लैंड में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान की। इसके कारण भी सर्वप्रथम वहाँ पर क्रांति हुई।
इसके अलावा एक और तत्व ने जो योगदान प्रदान किया इंग्लैंड में, वो थी सरकार की आर्थिक नीति। सरकार की आर्थिक नीति क्या थी अब इंग्लैंड की सरकार की? उसमें आयात और निर्यात की आर्थिक नीति इंग्लैंड की पाई जाती थी। क्या आर्थिक नीति थी इसमें? कि इंग्लैंड में आयात तथा वहाँ से कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, कि यानी इंग्लैंड में जो कच्चा माल पाया जाता है वो इस देश से बाहर नहीं जाएगा। आयात से हमारा क्या मतलब है? कि इंग्लैंड में किसी अन्य देश का उत्पादित माल बिना आवश्यकता के नहीं आएगा। अगर वह आता है तो उस पर अत्यधिक आयात कर लगा दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर वह महंगा पड़े और जनता यहाँ उसको नहीं खरीदे। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि जैसे भारतीय वस्तुओं पर, जो भारत का सूती वस्त्र उद्योग था उस काल में जब वह उसका उपनिवेश था, तो इंग्लैंड की सरकार ने उस पर 70-80% आयात कर लगाया। और उसका परिणाम क्या निकला कि 70-80% आयात कर लगाने के कारण जो इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग को नुकसान हो रहा था वह रुक गया, और भारतीय सूती वस्त्र वहाँ पर उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई, और इस संरक्षण नीति से औद्योगिक विकास को बल मिला। इसके अलावा एक और जो आर्थिक नीति उन्होंने अपनाई इंग्लैंड ने, वो ये थी कि जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। एग्जाम्पल के रूप में प्लासी का युद्ध जब भारत में हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड भारतीय पूंजी बहुतायत मात्रा में भेजी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे और अधिकारी थे, बंगाल से उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में धन लूटा और उस धन को इंग्लैंड ले जाकर बड़े बड़े कारखाने स्थापित करके और उद्योग धंधों के विकास में लगाया। इससे भी वहाँ के उद्योगों का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति को बल प्राप्त हुआ। इसके अलावा इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक स्थायित्व पाया जाता था, शांति पाई जाती थी और व्यवस्था पाई जाती थी, जिसने कि औद्योगिक क्रांति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। और जो यहाँ का महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री था वालपोल, उसकी कुशल नीति ने इंग्लैंड में राजनीतिक और वित्तीय स्थायित्व को अधिक महत्व प्रदान किया, और इसके कारण यूरोप गृह युद्धों से, बाहरी आक्रमणों से बचा रहा और घरेलू शांति और व्यवस्था यहाँ पर कायम रही। और जब देश में शांति और व्यवस्था हो तो व्यापार और उद्योगों का विकास आसानी से हो पाता है। इसी संबंध में इतिहासकार श्रीमती नोवेल ने लिखा है कि इंग्लैंड की राजनीतिक सुरक्षा इतनी अच्छी थी कि लोग बड़े उद्योगों में स्थायी पूंजी लगाने में संकोच नहीं करते थे, यानी निसंकोच होकर बड़े बड़े उद्योगों में यहाँ पूंजी लगा दी जाती थी, क्योंकि राजनीतिक सुरक्षा यहाँ अच्छी थी। तो इस कारण भी यहाँ का औद्योगिक विकास हुआ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि यहाँ पर कभी से कृषक दास प्रथा से इस देश को मुक्ति मिल चुकी थी, जबकि यूरोप के कई देशों में उस काल में कृषक दास प्रथा पाई जाती थी, और इंग्लैंड इससे घृणित प्रथा से मुक्त हो चुका था। और इस कृषक दास प्रथा का, मुक्त कृषक दास प्रथा का इंग्लैंड को क्या फायदा हुआ कि कृषक दास भूमि से बंधा हुआ नहीं रहा, वो कहीं भी देश में जा सकता था
और व्यापार कर सकता था, मजदूरी कर सकता था, नया उद्योग स्थापित कर सकता था। और जो कृषक दास होता है उसके लिए एक बंधन होता है कि वो अपने जागीरदार या अपने जो स्वामी है उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इंग्लैंड में लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। इसके कारण वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता था और इसी कारण औद्योगिक क्रांति वहाँ पर सफल हो पाई। अंतिम जो कारण है वह है कि इंग्लैंड का जो सामाजिक और धार्मिक वातावरण है वह औद्योगिक क्रांति के या औद्योगिक विकास के अनुकूल पाया जाता था। अब किस प्रकार से अनुकूल पाया जाता था, यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से जो मध्य युग में कट्टरता पाई जाती थी, धार्मिक कट्टरता, समाज में जो कट्टरता पाई जाती थी वो इंग्लैंड में समाप्त हो गई थी। और यहाँ के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका था और आर्थिक समृद्धि के लिए जो वहाँ के लोगों में सोच थी वो विकसित हो चुकी थी और नए औद्योगिक आविष्कारों के लिए, उत्पादन की नई नई पद्धतियों के लिए यहाँ के लोग विशेष रुचि रखते थे और अपनाने में का प्रयास करते थे। और जो यहाँ के वैज्ञानिक थे उन्होंने नए आविष्कार करने वालों को और सरकार ने आविष्कारकर्ताओं को सक्रिय सहयोग प्रदान किया था और इस प्रकार से जन सहयोग की भागीदारी से औद्योगिक क्रांति को सफलता प्राप्त हो पाई। और अंत में ये कहा जा सकता है इतिहासकार हेमंड के अनुसार कि महत्वपूर्ण आविष्कारों के प्रारंभ होने से पहले इंग्लैंड में व्यापार के प्रति अनुकूल सरकार, आंतरिक व्यापार, समृद्ध और विकसित वस्त्र उद्योग आदि पाया जाता था और संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां और उन्नत बैंकिंग व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। और इन सभी सामूहिक सूत्र से किए गए प्रयासों के कारण ही इंग्लैंड में सबसे पहले सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। धन्यवाद।